उत्तर प्रदेश की बात मुरादाबाद से लगातार चल रही है। हर सेक्टर्स के लोगों से हम बात कर रहे हैं, सबसे हम बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, विधायकों से बात कर रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी जी से हमारी बात हुई, व्यापारियों से बात होगी, हेल्थ सेक्टर के लोगों से बात होगी, अब बात होगी पुलिस महकमे से। हमारे साथ कुमार रणविजय जी जुड़ गए हैं, एसपी सिटी हैं मुरादाबाद के। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे मंच पर। सबसे बड़ा सर मेरा सवाल, क्योंकि मुरादाबाद, संभल, ये आसपास लगते जिले बहुत संवेदनशील जिले माने जाते हैं और यहाँ कानून व्यवस्था एक बहुत चैलेंज होती है। कितना चैलेंज है मुरादाबाद? देखिए, मैं सबसे पहले हमारे सारे जी न्यूज़ के व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपने ये मंच प्रोवाइड किया है, ताकि जो हम लोगों के मन की बातें हैं काफ़ी संख्या में एक साथ लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ी सेंसिटिविटी ज़रूर रहती है, लेकिन मुरादाबाद का अपना एक इतिहास है। मुरादाबाद अपने एक आपस में जो एकता, सांप्रदायिक एकता और भाईचारे का एक मिसाल है। अगर आप उठा के देखें तो ये एक विकसित शहर है, विकसित जनपद है। एक्सपोर्ट की दुनिया में मुरादाबाद का नाम मैं समझता हूँ कि गोल्डन वर्ड्स में लिखा हुआ है। जब एक्सपोर्ट और एक्सपोर्टर की बात होती है तो सबसे पहले मुरादाबाद का नाम आता है। बिल्कुल। तो ऐसे शहर में, ऐसे जनपद में मुझे लगता है कि जितने हमारे यहाँ के सम्मानित निवासीगण हैं, सब लोग उद्योग में, सब लोग अपने बिजनेस में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं और भाईचारा कायम करके, चूँकि जितने सभी लोग हैं एक दूसरे के पूरक हैं, सभी लोग एक साथ मिल कर के इस जो मुरादाबाद का उद्योग है, मुरादाबाद का जो एक्सपोर्ट है, उसमें लगे होते हैं, सबको आगे बढ़ाने में लगे होते हैं। चैलेंज तो आप मानते हैं ना, क्योंकि अभी देखिए जैसे कावड़ यात्रा खत्म हुई, फिर आपको खुद भी मैंने देखा अमन चैन कमेटी बैठक बुलाते हैं, फिर ये सब दोनों धर्म के लोगों को मिलाते हैं। वो एक चैलेंज हो जाता है एक एसपी के तौर पर आपके लिए। देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। जितने सारे हमारे त्यौहार, पर्व त्यौहार हैं, सबके लिए हमारी एक मैं समझता हूँ कि SOP है, और जब भी ये त्यौहार आते हैं तो उसी के हिसाब से हम सारे त्यौहारों की व्यवस्था करते हैं। और आपने देखा कि जितने सारे त्यौहार हमारे यहाँ अभी बीते हैं, सभी त्यौहारों को बहुत एक सिस्टमेटिक और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के साथ हम लोगों ने बड़े सिस्टमेटिकली सबको सकुशल संपन्न कराया है। हमारे जो उच्च अधिकारीगण हैं, चाहे रेंज लेवल पे हों, जोन लेवल पे हों और हमारे हेडक्वार्टर लेवल पे हों, सभी लोगों के इंटेंस मॉनिटरिंग और बहुत ही एक्यूरेट और बहुत मेटिकुलस प्लानिंग के साथ सब लोगों का जो एक मार्गदर्शन रहा, उसके हिसाब से हम लोग सारे इस त्यौहारों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके और सकुशल निपटाते रहे। चैलेंजेस में कुछ नहीं होता, चूँकि आपको पता है कि इसमें इमोशंस, रिलीजियस इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो जो लोग होते हैं उन सब लोग को हम लोग पहले से बात करके, और जो भी उनके प्लान्स होते हैं रिलीजियस प्रोसेशंस का, या जो भी उनकी मीटिंग्स वगैरह होती है, तो उसमें सब कुछ बहुत अच्छे सिस्टमेटिकली हम लोग उसको प्लान करके और एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इसीलिए आपने देखा है कि मुरादाबाद में सारे पर्व त्यौहार बहुत ही सकुशल संपन्न हुए हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे जितने लोग हैं, हमारे समाज के जो पुरोधा हैं, समाज के जो बड़े लोग हैं, उन सब लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और सब लोग मिल कर के हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे यहाँ कॉमन चैन है, जो भाईचारा है, वो पूरी तरह से कायम रहे। रणविजय जी, लेकिन आप मानते हैं कि अब भय मुक्त माहौल बना है और क्राइम के ग्राफ में किस तरीके से कमी आई है, उसको आप क्या देखते हैं? और पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है कि अगर कोई माफिया घूम रहा होता है, या फिर कई जगह से हमने देखे हैं कोई वांटेड बदमाश पकड़े जाते हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज होता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि रूल ऑफ लॉ हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है, भयमुक्त प्रशासन है। यहाँ हमारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का सेंस हम लोगों ने पूरे हम आम जन में इनकलकेट करने का प्रयास किया है। आज आप देखेंगे कि सारे गुंडे, माफिया जितने हैं, सभी सलाखों के पीछे हैं या कहीं न कहीं अंदर दुबक के बैठे हुए हैं। हिम्मत नहीं होती किसी को कि कोई बाहर निकल के किसी तरह का क्राइम करने के बारे में सोचे भी। हम लोगों का बेसिकली टारगेट ये रहता है कि जो क्राइम का सोर्स है वहाँ पे स्ट्राइक करें। और हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि जब भी कोई क्राइम होता है या क्राइम पहले हुआ है, तो उसके पूरे जेनेसिस को देखें कि आखिर में स्टार्ट कैसे होता है। और हम लोगों ने ग्रेजुअली इसको जब देखा
तो लगा कि एक बहुत गैंग बनाकर और एक बड़े नेटवर्क तरीके से कुछ लोग इसको सपोर्ट करते हैं जो फ्रंट में नहीं आते, और ऐसे लोगों ने क्राइम को बढ़ावा दिया, चाहे किसी भी तरह का क्राइम हो। फिर फाइनली हम लोगों ने उन लोगों के ऊपर अटैक किया और उनके जो सारे प्रोफाइल देखे गए, सारी चीज़ें दिखी गई, फिर उनके ऊपर अटैक किया गया। यानी जो हमारे लीगल एक्शंस हो सकते हैं वो लीगल एक्शंस, पॉसिबल लीगल एक्शंस, हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, हमारे BNS, हमारे BNSS की जो प्रोविजंस हैं, जो हमारे अन्य एक्ट्स हैं उसके प्रोविजंस हैं, हमारे यहाँ जो गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, उसके हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि आज के तारीख में हर एक आदमी पूरी फ्रीली कहीं मूव कर सके, विदाउट फियर, विदाउट सेंस ऑफ फियर कहीं जा सके, महिलाएं रात में घूम सकें। महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोगों ने लगातार, आपने देखा कि मिशन शक्ति के एक स्पेशल प्रोग्राम कितने फेजेस में चलाए गए। आज हम गांव-गांव तक, घर-घर तक महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करा रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन होने के संभावनाओं को पूरी तरह से हमेशा से ध्वस्त किया गया है, और अगर कहीं हो भी गई तो इमीडिएटली हम लोग उसको वर्कआउट करते हैं और अपराध करने वाले अपराधियों को इमीडिएटली जो लॉ प्रोवाइड करता है उसके हिसाब से हम लोग प्रोसीड करते हैं। जो मुख्यमंत्री के निर्देश है उनका कहीं ना कहीं जो उनका एक विजन है कि देखिए अगर किसी की बहन बेटी से छेड़छाड़ हुई तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करे, और एक वीडियो भी आया था जो महिला से छेड़छाड़ हुई, अगले दिन उसका एनकाउंटर हो गया शायद 1-2 दिन बाद ही। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि वी आर वेरी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स क्राइम अगेंस्ट वुमेन। उसमें हम लोग जरा सा भी कोई किसी भी स्तर पे कोई लापरवाही नहीं हो सकती, और किसी भी तरीके से हम लोग कभी भी इस तरह की चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकते। आपने अभी मुरादाबाद का एक केस देखा होगा जहाँ पे एक हमारी पर्दानशीन महिला थी, बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो काफी वायरल। वो बाहर घर से निकल रही थी, एक व्यक्ति ने, एक अपराधी ने, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने उनके साथ मोलेस्टेशन किया, और हमारी टीम विद इन नो टाइम हम लोगों ने उसको लोकेट करने का प्रयास किया, और जब वो अपने आप को कहीं ना कहीं से घिरा देखा, ही अटैक्ड आवर टीम एंड वी रिस्पॉन्डेड दैट वे ओनली एंड फाइनली वाज कॉट। उसको हम लोगों ने अभी जेल के अंदर भेजा है। वो एक इनकाउंटर में इंजर्ड भी हुआ वो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं, और हमारी जो एंटी रोमियो की टीम है, या हमारे यहाँ हर थाने में हमारी एक महिलाओं की टीम बनी हुई है। हम जितने उनके लिए प्रोटेक्शन के सारे इंतज़ाम हैं, जो मैकेनिज़्म है कि महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा के लिए जितने सारे हमारे मैकेनिज़्म है, सबको उन तक पहुंचाया जाए, उनको अवेयर किया जाए। लीगल प्रोविजंस भी हम लोग बताते हैं। नॉट ओनली दैट, आपने मिशन शक्ति में देखा, आज भी अगर आप देखेंगे तो हर थाने से 2-2, 3-4 टीम हमारी निकली हुई है, और सारी टीम्स गांव-गांव तक जाकर के, घर-घर तक जाकर के, मोहल्ले में जाकर के लोगों को बताया जाता है, और महिलाओं में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम डेवलप करने का प्रयास करते हैं। अगर आप डेटा उठा के देखें तो हम लोगों ने लगातार सारे हेड्स में जितने हमारे क्राइम के मेजर क्राइम्स हैं, चाहे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, चाहे क्राइम अगेंस्ट बॉडी हो, इस सब में हम लोगों ने बहुत सब्सटेंटिव एक तरह से रिडक्शन कराया है। और इसलिए हुआ कि हमारी प्रिवेंटिव मैकेनिज्म जो है हमारा पुलिस का सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम क्राइम को प्रिवेंट करें। तो क्राइम को हो ना, इसके लिए हमारी जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं सबको हम लोगों ने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया, और उसको धरातल पे लाने के चलते ही सारे हेड्स में क्राइम में बहुत कंट्रोल हो गया। खास करके जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जैसे लूट, डकैती, चोरी, इन सारी घटनाओं का अगर आप डेटा देखेंगे तो कुछ रिजिम्स से कंपेयर करने के बाद आपको बड़ा स्पष्ट दिखेगा कि भाई ये तो भयानक रिडक्शन है। तो हमारे जितने लोग हैं, हम लोग अपने अधिकारियों के, हमारे जो शासन के निर्देश हैं उसके अनुरूप, उसके प्रोविजंस के अनुरूप हम लोगों ने उसको पूरी तरह से नहीं, ये मानना पड़ेगा, बदलाव हुआ मुरादाबाद जैसे इलाकों में क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन एक चैलेंज नहीं आप साइबर क्राइम, आप उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं देखता हूं कि आजकल पढ़े लिखे लोगों को भी ठग लिया जाता है, वो आपके महकमे के लिए कितना चैलेंज है? देखिए, आपने बहुत ही सही टॉपिक अभी रेस किया है। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में जो हमारे BNS के क्राइम्स थे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्राइम, और मैं समझता हूं कि ज़्यादातर लोगों को प्रभावित करने वाला, जिसका एक मैग्नीट्यूड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, वो है साइबर क्राइम। मैं बताता हूं कि हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है, और हम लोगों ने जो चीज़ अपनी आंखों से देखा है, कि इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो यह है अवेयरनेस। आप जितना पब्लिक को अवेयर कर लेंगे उतना ही हमारे लोग इस साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट हो पाएंगे। हम लोग लगातार साइबर अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं।
साइबर अवेयरनेस कैंपेन्स के बहुत सारे हमारे तरीके हैं। अभी आप देखेंगे तो हर वीक में, हर मंथ में हम लोग 2-4 सिंपोजियम, 2-4 वर्कशॉप पब्लिक को अवेयर करने के लिए करते हैं। हम लोगों ने पैम्पलेट्स बनवाया है ताकि बहुत इजीली कोई आदमी समझ सके कि साइबर क्राइम क्या है और कैसे उसका प्रोटेक्शन है। फिर उसके बाद हम लोगों ने लगातार ये कोशिश की कि हमारे मास को ये पता चल जाए कि 1930 क्या है। अगर 1930 जो हमारा एक तरह से हेल्पलाइन नंबर है, हमारे क्राइम पोर्टल जो हमारे MHA का है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उससे 1930 का अगर हम प्रचार प्रसार जितना कर लें, मुझे लगता है कि उतना ही हम लोग इमीडिएटली, चूँकि आपको पता है आज तक 1930 पे जैसे ही कोई डायल करेगा साइबर क्राइम हो जाने के बाद, तो सारा डेटा रिकॉर्ड करके और सारे जो एजेंसीज कंसर्न हैं, ये बेसिकली एक मल्टी नोडल फंक्शन है जिसमें बहुत सारे हमारे बैंक के लोग, सब लोग उसमें जुड़े रहते हैं और फिर उन लोगों को तत्काल सारे मैसेजेस पास ऑन होते हैं। और जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हमारे उसमें पैसे बच जाते हैं। बाकी जो तरीके के फ्रॉड्स हैं, चीज इसमें रोकना चाहूंगा क्योंकि आपने 1930 का जिक्र किया। मैं कई जगह देखता हूँ बहुत इससे बहुत फायदा हुआ है और क्राइम में रोकने में पुलिस को बहुत मदद मिलती है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि 1930 अभी थोड़ा लोकल लोगों तक नहीं पहुंचा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों तक? उसके लिए एक पुलिस को भी पहल करनी चाहिए, कुछ बोर्डिंग होर्डिंग्स की भाई साइबर क्राइम के लिए 1930 करें, मैं जो अमूमन देखता हूँ। एब्सोल्युटली, एकदम आप सही कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद कोई थाना चौकी या कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ 1930 के प्रसार के लिए हम लोगों ने नहीं किया हो। हम लोग बाकी एरियाज़ में भी, जैसे हमारे जैसे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के, हमारे शासन के जितने हेल्पलाइन नंबर्स हैं, चाहे वो 112 हो, चाहे 181 हो, ये सारे नंबर्स, या 108 हो, सारे नंबर्स हम लोगों को बताते हैं। उसी के साथ साथ हम लोग ये भी बताते हैं कि 1930 भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स में हमें हेल्प करता है। उसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसा क्राइम है जो किसी के रेपुटेशन को, किसी के ऊपर पर्सनल अटैक्स होते हैं, जैसे आपने देखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे पर्सनल अटैक्स होते हैं, उसमें हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को ये बताया है, समझाया है। शायद ही कोई ऐसा स्कूल कॉलेज बचा हो जहाँ हमारे लोग जा कर के उन लोग को एक तरह से मोटिवेट ना किए हों, अवेयर ना किए हों और ये बताएं कि साइबर क्राइम अगर, या सोशल मीडिया का मिसयूज़ अगर होता है, या इंटरनेट का बिहेवियर अगर आपका कंटेंट नहीं है, इंटरनेट पे आपने अगर गलत कुछ किया तो उसका क्या परिणाम होगा। तो पुलिस की तरफ से अवेयरनेस भी कराई जाती है लोगों को। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है पुलिसिंग बिहेवियर, और जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि थाने में लोग शिकायत लेकर जाते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी ही उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, डांट कर, फटकार कर उनको भगा देते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसे एक मिसकंसेप्शन मानता हूँ। हमारे यहाँ जो जितने सारे सिस्टम्स बने हुए हैं, अगर आप हमारे थाने में जाते हैं, चौकी में जाते हैं, वहाँ कोई रिस्पॉन्ड करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो उसके बाद सीरीज़ ऑफ ऑफिसर्स है कि आप वहाँ जाकर अपने कंप्लेंट्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए थाने से कोई आदमी अगर निकलता है तो हमारे यहाँ सर्कल अफसर का ऑफिस है, हमारे यहाँ एडिशनल SP का अधिकारी ऑफिस है, वहाँ पे उसके बाद SP साहब, SSP साहब का ऑफिस होता है। कई जगहों पे, जैसे हमारे मुरादाबाद का अगर लें तो हमारे रेंज के DI सर का भी ऑफिस है। तो सभी लोग को एक तरह से फैसिलिटीज़ हैं कि अगर आपको लगता है कि वहाँ कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप ज़रूर जाइए। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, मैं रिकॉर्ड तो आपको नहीं दे सकता या डेटा नहीं दे सकता, बट जो रिस्पॉन्स सिस्टम पहले आपने कभी देखा होगा वो ग्रेजुअली काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। हम लोग अपने लोगों को बिहेवियरल पार्ट पे काफ़ी हमने सेंसिटाइज किया है। हम लोग बैठते हैं, हम लोग बातें करते हैं, हम लोगों ने अपने आप लीड करके, जैसे आप जानते हैं कि लीडर का काम ही होता है कि अपने लोगों को इस तरह से सेंसिटाइज करे, इस तरह से खुद बिहेव करे, परफॉर्म करे, ताकि हमारे सबऑर्डिनेट्स उसको फॉलो करें। तो अपने बिहेवियर से, जैसे आप जाएंगे बड़े अधिकारी को यहाँ, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी बातों को सुनकर कोई आदमी उसको सही तरीके से उसकी गहराई में जाके उसको रिजॉल्व करने का प्रयास न करें। मैं अपनी पर्टिकुलर बात बताता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर हमारे कार्यालय में आ गया कोई ग्रीवांस लेकर के, तो जब तक उसके कंसर्न लोग अगर उसके बारे में हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे देते या उसको रिजॉल्व करने का सेटिस्फैक्ट्री प्रयास नहीं हो जाता, तब तक मैं दम नहीं लेता। तो मैं समझता हूँ कि एक मैं ही नहीं, हमारे सारे ऑफिसर्स का लॉट, हमारे सारे अधिकारीगण और हमारे सारे जितने थाने पे बैठे लोग हैं, दे आर हाईली रिस्पॉन्सिव नाउ डेज। यू कैन जस्ट गो एंड फाइंड इट आउट फ्रॉम एनी ऑफ द थानास। आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग बहुत रिस्पॉन्सिव हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी व्यक्ति को उसकी बात जो भी है, सही गलत हो सकता है कि वो गलत ही हो, लेकिन अगर अपनी बातें बता रहा उसको हम बताएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि, और जैसे आपने देखा एक नया सिस्टम हमारे यहाँ IGRS का है,
इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम। आपको मैं बता रहा हूँ कि इतना अच्छा टूल है कि कोई व्यक्ति अगर लगता है कि नहीं, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, तो IGRS में उन्हें डाल दिया। और IGRS की मॉनिटरिंग इतने हाई लेवल पे होती है कि वो IGRS की रेटिंग हमारे जनपद की पुलिसिंग की रेटिंग होती है। तो उस लेवल पे हम लोग, और बहुत हाई लेवल शासन के बहुत उच्च स्तर पे उसको रिव्यू किया जाता है। तो हम लोग इमीडिएटली और विद इन टाइम लिमिट, ये भी नहीं कि हाँ आपने कोई टेकअप किया या कोई IGRS में आपने एप्लीकेशन डाली और फॉर अनलिमिटेड टाइम कोई आदमी बैठा हुआ है, ऐसा नहीं। उसको विद इन स्पेसिफाइड टाइम उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो द रिस्पॉन्स सिस्टम इन द डिपार्टमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। ये आप लोगों से जाके पूछ सकते हैं हमारे यहाँ रिस्पॉन्डर्स को कैसे ठीक करना है। अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि साइबर के लिए हम लोगों ने, साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर थाना हमारा बना हुआ है। साइबर के लिए हम लोगों ने हर जनपद में एक साइबर सेल बनाया हुआ है। उसके अतिरिक्त हर थाने में साइबर सेल बना हुआ है और हर जगह हमारे ट्रेंड लोग बैठ रहे हैं। अभी हमारे DGP सर ने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग अभियान चलाया है। हमारे जितने लोग हमारे थाने पर हैं, सब लोग ऑलमोस्ट, हमारे जो रिस्पॉन्डर्स की टीम है, इन्वेस्टिगेटिव टीम है, जो भी एडवांस ट्रेनिंग्स हैं हमारे हैं साइबर क्राइम को रोकने के लिए, सब दिए जा रहे हैं। तो एक तरह से हम अपने लोगों को बहुत ट्रेन कर रहे हैं, उनको वेल इक्विप्ड कर रहे हैं। हर थाने में उसका इंफ्रा हमने डेवलप किया है। तो साइबर क्राइम को हम लोग कंटेन करने के लिए सारी चीज़, एंड मेनली मैं बताना चाहूँगा कि ओवरऑल अगर आप रिस्पॉन्स सिस्टम की बात करें या साइबर क्राइम की बात करें, ओवरऑल लॉ ऑर्डर की बात करें, क्राइम कंट्रोल की बात करें, या बाकी जो पब्लिक गैदरिंग्स होती है उसको कंट्रोल करके सही तरीके से संबंध कराने की बात करें, मैं समझता हूं कि अगर आप बहुत क्लोजली और बहुत अच्छे तरीके से डेटा बैठ करके देखेंगे या ओवरऑल पब्लिक परसेप्शन देखेंगे, तो आपको लगेगा कि देयर इज ए ह्यूज इंप्रूवमेंट एंड वी हैव बीन एबल टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ इन द स्टेट। सिख साहब, क्योंकि अब एक SP का बहुत कीमती वक्त होता है, और मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अब चर्चा के आखिरी पड़ाव पर मैं अक्सर अमूमन जानना चाहता हूँ, मेरे मन में एक सवाल होता है कि पर्सनल लाइफ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, आपको लाखों लोग TV पे भी सुन रहे होंगे, सबको ये लगता है भाई SP हैं, DM है, कोई IPS है तो कोई IAS है, तो पूरा रौला है, इनके इशारों पर थाने सब सैल्यूट करते हैं। लेकिन एक लाइफ है पर्दे के पीछे की, वो है पर्सनल लाइफ। उस पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे तालमेल, क्योंकि कई बार आपकी वाइफ वर्किंग है तो पता नहीं उनकी पोस्टिंग कहाँ है, आपकी पोस्टिंग कहाँ है, आपके बच्चे यहाँ पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपके बच्चे वहाँ पढ़ना है, तो बहुत चीज़ें, ये कैसे तालमेल बिठाते हैं आप अपनी लाइफ में? देखिए, जब भी ये मुद्दा पर्सनल लाइफ का आता है तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि जो मेरा सफरेंस है, मैं पहले अपने, एक्चुअली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और बिहार में मैं डिप्टी कलेक्टर था। मैं वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट था। उस नौकरी को छोड़ के मैंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। उसके आने के बाद फॉर द लास्ट 20-21 ईयर्स जिस तरीके से हमारा पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ, इन द सेंस कि लाख कोशिश करने के बाद भी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट नहीं होता, और उसके लिए सबसे ज़्यादा हमारी जो इमीडिएट फैमिली होती है वो सफ़र करती है। हमारे बच्चों के बारे में, हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, हर गार्जियन, हर पेरेंट्स का एक अपना सपना होता है कि मेरे बच्चों को ग्रो करते देखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। बट मेरे इस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में जितने लोग हैं, मैं समझता हूँ हमारे कांस्टेबल लेवल से लेकर के ऊपर तक, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने टास्क और अपने असाइनमेंट से अलग हट करके अपने बच्चों के बारे में पूछ सकें। आप अगर मेरा CDR निकाल देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि आज के तारीख में बड़ा अच्छा एविडेंस है कि कोई समझे कि नहीं मैं बोल रहा हूँ, इसी से आप एहसास करेंगे कि हमारा पर्सनल लाइफ कितना ट्रॉमेटिक है। मैं ट्रॉमेटिक यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि बहुत लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बट मैं समझता हूँ कि इट इज़ बेसिकली टेकिंग इट्स टॉल ऑन माई पर्सनल हेल्थ, पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल इमोशंस। मेरे चाचा जी, एलिंग चाचा जी हैं, ही हैज़ बिन रिक्वेस्टिंग मी फॉर द लास्ट 3 years टू जस्ट कम एंड सी हिम देयर। मैं 3 साल से नहीं जा पाया हूँ। ऐसे ऐसे सिचुएशंस हैं। बहुत सारे हमारे पर्सनल गैदरिंग्स हमारे फैमिलीज़ की होती हैं, हम लोग लास्ट टाइम में मना कर देते हैं। मेरे अपने फास्ट फ्रेंड रूममेट, मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो मेरा रूममेट था, उसकी बेटी की शादी थी। लास्ट मोमेंट पे जब मुझे जहाँ से जाना था केरला, उस फ्लाइट को मुझे कैंसिल करना पड़ा बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसीज हियर ओनली व्हाइल बीइंग एट मुरादाबाद। आई हैड टू सफर दैट। तो इस तरह के सिचुएशंस हमारे लाइफ में बहुत आते हैं। तो पर्सनल लाइफ हम लोग का, चाहे कुछ भी कर लीजिए, बैलेंस नहीं होता। आप रात में अभी 2 बजे मुझे कॉल करेंगे तो लगेगा कि आपको मैं दिन में 10 बजे बाहर से बात कर रहा हूँ।
फिर सुबह में 7 बजे से लोग कॉल करना शुरू कर देते, क्योंकि क्राइम के लिए या हम लोगों के जो इश्यूज, जो मेरा असाइनमेंट है उसके लिए कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं होता। रात में 3 बजे हमारी कोई रेड हो रही है, उस रेड के बारे में अभी हम लोगों ने बहुत सारे अभियान चला रखे हैं। सारे अभियानों की मॉनिटरिंग रात में होती है। आपको पता है हमारे थाने में जो बैठ करके प्लानिंग की बात होती है वो सब रात के 10 बजे के बाद होती है, 11 बजे के बाद होती है, और ये चलती है रात के 2 बजे तक। फिर हमको सुबह 7 बजे से वही सारा हमारा ऑर्डियल है, हमारे लिए वही सारी कहानी है, वही सारे लोग, वही, और रोज़ नए नए चैलेंजेस हम प्लान करके चलते हैं कि ठीक है आज फला इश्यूज़ पे हमें हैंडल करना है, हमारी मीटिंग आज है, बट कुछ नई इमरजेंसीज आ जाती हैं, नए चैलेंजेस आ जाते हैं जिसे हैंडल करना पड़ता है। तो लाइफ, पर्सनल लाइफ अगर आप कहें तो इट्स वेरी टफ फॉर द लॉ इन्फोर्समेंट एंड पर्टिकुलरली दोज हु आर इन द फील्ड, जो हमारे जनपदों में काम कर रहे लोग हैं। हालांकि हमारे बाकी सारे एजेंसीज के लोग हैं वो भी राउंड द क्लॉक लगे होते हैं, चूँकि बैक में वो भी होते हैं, सपोर्ट करते हैं। हमारा सारा सिस्टम एक तरह से नेटवर्कड है, इंटरडिपेंडेंट है, हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सभी लोगों के साथ लगभग यही कहानी रहती है। तो अगर आप ये कहें कि पर्सनल लाइफ, बहुत सारी स्टेज कहानियां हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा तो आप काफ़ी इमोशनल हो जाएंगे। हमारे व्यूअर्स भी, आपका दुख, हमारा दुख, पत्रकारों का दुख और पुलिस वाला का दुख एक जैसा ही है। देखिए, बहुत मीडिया में हमारे बहुत सारे मित्र हैं। मैं बताऊं कि मैं नोएडा में रहा और गाजियाबाद में रहा और चूँकि ड्यू में रहा, तो बहुत सारे लोग हमारे बड़े क्लोज हैं। आई मीन हम लोग रात में शेयर भी करते हैं, और आपके फिल्म सिटी में हमारे मित्रों की बहुत लंबी कतार है। जी, जी। और बहुत ज़्यादा लोग जानते भी हैं। बट मैं ये कहता हूँ कि उनकी लाइफ भी मैं देखता हूँ रात में, खास करके जो इवनिंग स्लॉट्स के लोग हैं हमारे, चाहे एंकर हों, चाहे इनपुट हेड्स हों, सब लोगों की लाइफ ऑलमोस्ट वही रहती है। बट हमारे साथ ये है कि हम सुबह से लेकर शाम तक हम लोग की लाइफ ऐसी रहती है। एक बार कभी आप आधा घंटा अगर आराम करना चाहें तो आज की तारीख में हमारा मोबाइल हमें सोने नहीं देता। कोई ना कोई कॉल, चूँकि कोई आदमी अगर इमरजेंसी में है, और मुझे उसमें कभी कोई घबराहट नहीं हुई। अगर मान लीजिए मैं रात में सो रहा हूँ, 3 बजे मुझे कोई कॉल आ रहा है, मैं 1 घंटा पहले सोया हूँ, तो मुझे अगर कोई समस्या लगती है तो मुझे लगता है कि नहीं, ही इज़ इन ट्रबल एंड माई ड्यूटी इज़ व्हाट, टू जस्ट टेक केयर ऑफ हिम और हर। इसलिए मैं इमीडिएटली वहाँ इंटरवीन करता हूँ और उसको टेकअप करके मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, इस आदमी की हमें मदद की ज़रूरत है, और जो मेरा कर्तव्य है। तो कर्तव्य की बात जब अगर आप सोचेंगे दिल से, और मैं बार बार अपने लोगों को कहता हूँ कि बिहेवियर को चेंज करना है तो केवल एक काम करना है। कोई व्यक्ति जो दुखी आपके पास आता है, केवल आप उस दुख में अपने आप को रख करके देख लीजिए, द इंटायर गेम विल चेंज। इट विल बी अ गेम चेंजर। आप जैसे कोई आदमी पिटा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि मैं पिट के आया हुआ हूँ, तो मैं क्या करता। या कोई आदमी आया बाहर का, इसको समझिए कि ये मेरे घर का सदस्य है। आप समझिए कि मेरे घर का सदस्य कोई आदमी हमारे घर के थाने में जा कर के खड़ा है और वो उसको कोई ग्रीवेंस है, फिर आप उसको सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ड्यूरिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट हुए हैं, ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट हुए हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से हम लोगों ने पुलिसिंग को बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्सेसिबल बनाया है और लोगों के लिए पब्लिक ओरिएंटेड बनाया है और अवेलेबिलिटी अपनी इंश्योर कराई है। और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से हम लोग क्राइम को वर्कआउट करने में बहुत ज़्यादा सफलता पाई। चलिए सर, आप ऐसे मुरादाबाद की हिफाजत करते रहिए और आप ऐसे ही आगे तरक्की करें। शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने पर्सनल अनुभव भी बांटे और साथ ही साथ अपने प्रोफेशनल भी। रणवीर जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप मंच पर ही रहें, और मैं रमेश चंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आएँ और मोमेंटो भेंट करके रणवीर जी का सम्मान करें। तो मुरादाबाद की सुरक्षा का जिम्मा इनके कंधों पर है, और लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझें, तभी आप उनके दुख को दूर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणवीर जी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।